एनर्जी सुबह 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह। सौरव गांगुली, दिलीप घोष को किया गया आमंत्रित। बाकी विधायक गुरुवार शुक्रवार को लेंगे शपथ। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी पर निशाना, कहा चुनाव के बाद से चल रहा बंगाल, राजनीति से ज्यादा कीमती है इंसान की जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों को मिलेगी बड़ी राहत, लिक्विड ऑक्सीजन लेकर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। और कोरोना संक्रमण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, बोले मैंने पीएम मोदी से की बात, हम भारत की काफी कर रहे हैं मदद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी राज्यों की चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के कारण दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। वहीं आज सुबह की बात करें तो आज सुबह एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंकरों को लेकर दिल्ली पहुंची। कोरोना काल की ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस कमी को झेलने के बाद दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और इसी क्रम में आज सुबह एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लिक्विड ऑक्सीजन की खेप लेकर पहुंची। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ ही बेहतर तरीके से वितरण करने के लिए 3 आईएएस अधिकारी समेत 20 से अधिक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में मंगलवार के दिन कुल 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि 244 टन ऑक्सीजन कुछ देर में दिल्ली पहुंच जाएगा। इसका मतलब साफ ये हुआ कि 24 घंटे में कुल 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। राजधानी दिल्ली के एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल में डीआरडीओ के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट गुरुवार से काम करना शुरू कर देंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के बजाय टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और आर्थिक सहायता पर ध्यान देने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि 13,450 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के लिए या फिर 45 करोड़ भारतीयों का पूरी तरह से टीकाकरण, 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर या 2 करोड़ परिवारों को न्यूनतम आय योजना के तहत 6,000 रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री का अहंकार लोगों की जिंदगियों से बड़ा है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की कई इमारत और प्रधानमंत्री के नए आवास का निर्माण किया जा रहा है और इस पर सब सवाल उठा रहे हैं। और अपनी बयानबाजी के लिए अक्सर मीडिया के सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना काल के मद्देनजर एक बार फिर पीएम मोदी और समूची भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में इस बीमारी के फैलने के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो मौजूदा हुकूमत। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कुदरत ने हमें 1 साल का मौका दिया था संभलने के लिए, लेकिन हमारा पूरा फोकस चुनावों पर रहा, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद हैं और ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3.57 लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जो बेहद चिंता का विषय है, और जबकि 3,449 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की जमीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई जमीन पे देखिए ना, आप जमीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही जमीन पर।
आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और कोबरा 206 ने 7 किलोग्राम के आईईडी को डिफ्यूज करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि आईईडी के जरिए नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि नक्सली अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होते तो यहां कोबरा 206 जवानों ने पहले ही उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। यानी कहा जा सकता है कि किसी बड़े हादसे को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन अपने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कोबरा 206 ने एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लंबे अरसे से नक्सलियों से बुरी तरह प्रभावित है और अब तक हजारों जवान नक्सली हमले में शहीद भी हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। यहां पर बता दें आपको कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी है और इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो 4 जून को होगी और इसी दिन संभव है कि केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को ही दिल्ली में जीएनसीटी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी। तो यहाँ गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है और अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी वकील अजय दिगपाल ने नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए समय मांगा है। तो यहाँ हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 4 जून से पहले जवाब देने को कहा है और यहाँ साफ तौर पर पीठ ने यह आदेश एक छात्र की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर प्रति दिया। उन्होंने याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उधर कोविड महामारी के मौजूदा हालात और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेंस मई 2021 की परीक्षा स्थगित हो गई है। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके छात्रों को ये बड़ी सलाह दी है कि वो आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें ताकि अग्रिम सूचना उन्हें मिलती रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेंस 2021 परीक्षा का आयोजन 4 सत्र में कर रही है और इसमें से पहला सत्र 23 से 26 फरवरी के बीच और दूसरा सत्र 16 से 18 मार्च 2021 के दौरान आयोजित किया जा चुका है। और ऐसे में NTA की सार्वजनिक सूचना में कहा गया कि जेईई मेंस का तीसरा सत्र स्थगित कर दिया गया था, जो अब 27, 28 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाना था और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जेईई के मई 2021 सत्र को भी स्थगित करने का फैसला किया गया है, जो अब 24, 25, 26, 27 और 28 मई को आयोजित किया जाना निर्धारित था। उत्तर प्रदेश में सरकारी गेहूं की खरीद जारी है और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गेहूं क्रय केंद्रों के प्रभारी और किसानों के साथ वर्चुअल तरीके से संवाद किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के सामने कोई समस्या न होने पाए, अलग अलग तबके के लोगों के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करने के साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसान भाइयों को परेशानी न हो, हमारी चीनी मिलें ठीक ढंग से संचालित हो सकें, क्रय केंद्र ठीक ढंग से संचालित हो सकें, बीज और खाद की समस्या न आने पाए। इसी प्रकार से हमारे मजदूर भाइयों को, श्रमिक बंधुओं को कोई समस्या न आने पाए, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको कोई समस्या न आने पाए,
युवाओं को सामने कोई समस्या न होने पाए, हर एक तबके के लिए सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का पहला केस जब आया प्रदेश में, तब कोरोना के बचाव के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। मार्च 2020 में उस समय न टेस्ट की व्यवस्था थी न बेड्स थे। हम लोगों को बाहर से सब चीजें, टेस्ट के लिए सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, उपचार के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक और 2.25 लाख से, यानी हम। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आज ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आज ममता बनर्जी सुबह 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तो ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। सौरव गांगुली, दिलीप घोष को इस दौरान आमंत्रित किया गया है। बाकी विधायक गुरुवार शुक्रवार को शपथ लेंगे, तो ये अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आज ममता बनर्जी शपथ लेंगे, तो यहाँ ममता लगातार तीसरी बार शपथ ले रही हैं। कोरोना के चलते शपथ ग्रहण कार्यक्रम को छोटा किया गया है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये बात ध्यान में रखते हुए 55 मिनट का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और ममता बनर्जी आज तीसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। आज ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेने वाली है और ये शपथ 10:45 पर समारोह होगा, तो इस दौरान ममता बनर्जी शपथ लेंगी सीएम पद की। सौरव गांगुली, दिलीप घोष को इस दौरान आमंत्रित किया गया है। बाकी विधायक गुरुवार शुक्रवार को शपथ लेंगे, ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शपथ लेंगी, तो ये तीसरी बार राज्य की कमान संभालने वाली है ममता बनर्जी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित चौधरी हमारे साथ जुड़े। मोहित, आज ममता बनर्जी शपथ लेने वाली है और ये 10:45 पर ये शपथ समारोह होगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मोहित? बिल्कुल साधना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने वाली हैं, ये भारत की दूसरी महिला बन जाएंगी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की लगातार शपथ ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज क्योंकि कोरोना काल में ये शपथ ग्रहण हो रहा है, तो ऐसे में तमाम जो सुविधाएं जिस तरीके की इससे पहले हम देखा करते थे उस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। कम ही अधिकारी होंगे, कम ही मेहमान होंगे और जो वक्त है वो भी बहुत सीमित ही रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीत के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये जो शपथ ग्रहण है, इसको लेकर खासतौर पर एक खासा विवाद देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो तमाम जो हिंसा के दौरान 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत का दावा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर धरना भी दे रही है और साथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग कर रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से ये शपथ ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शपथ नहीं ग्रहण करनी चाहिए, बल्कि बंगाल में जो हिंसाएं हुई हैं उसके लिए देश की जनता से, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज का जो कार्यक्रम है इसमें कई ऐसे मेहमानों को जो न्योता दिया गया है जिन पर सभी की नजरें होंगी। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री का फोन उनके पास जीत के बाद नहीं आया है, तो उसके बाद में अब बीसीसीआई के जो चीफ हैं सौरव गांगुली, उनको क्योंकि न्योता दिया गया है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सौरव गांगुली वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ में आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम लोगों की नजरें हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम बनने के बाद में क्या कुछ फैसले लेती हैं, क्योंकि इससे पहले की हम बात करें बीते रोज हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम जो आला अधिकारी अब प्रदेश के हैं उनके साथ बैठक कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर रोका जाए, किस तरीके से कदम उठाए जाए, इन तमाम स्थितियों को लेकर चर्चा कर चुकी है। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम बनने के बाद क्या कदम उठाती है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार हमलावर है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगाई है, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पश्चिम बंगाल में की गई है। तो वहीं अगर हम महिला आयोग की हम बात करें तो उन्होंने भी जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है विचलित करने वाली, उन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद स्वतः संज्ञान महिला आयोग ने लिया है। तो लगातार जो दबाव है
वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद जब खासतौर पर जब शपथ ले लेंगे तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पहले से ज्यादा और हो जाएगी। अभी हालात जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में तमाम स्थिति है, लेकिन अब जब वो सीएम पद का जब ग्रहण कर लेंगे उसके बाद तमाम स्थिति की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। जी साहब। जी मोहित, बिल्कुल। आज देखना ये है कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे यूं ही जानकारी लेते रहेंगे। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे दो गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब की माछीवाड़ा अनाज मंडी में गेहूं खरीद का काम अंतिम चरण में है और इस वर्ष फसल की आमद ने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक 8,30,000 क्विंटल फसल की खरीद भी हो चुकी है। और ऐसे में मार्केट कमेटी सचिव हरमिंदर पाल सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष माछीवाड़ा अनाज मंडी और उप खरीद केंद्रों में 7,51,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी, लेकिन इस साल जो है 8,30,000 से लक्ष्य पार हो चुका है। और माछीवाड़ा मुख्य अनाज मंडी में इस वर्ष 6,29,730 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई और जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 6,10,876 क्विंटल था। और नए खरीद केंद्र लखोवाल में 50,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। और अब उप खरीद केंद्र की बात की जाए तो हैंडोबैट में इस वर्ष 57,108 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई और जबकि पिछले साल 54,486 क्विंटल का आंकड़ा था। उधर सिद्धार्थनगर जिले की MCH विंग में बने L2 कोविड सेंटर में 4 लोगों की मौत का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है और यहां आनन फानन में जिलाधिकारी भारी फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की पूरी व्यवस्थाओं की जांच में जुट गए हैं। बता दें कि आज कोविड अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें साफ तौर पर पता चला कि कुछ देर पहले 4 मरीजों की मौत हो गई है। जानकारी होते ही नाराज परिजन कोविड सेंटर के उस वार्ड में पहुंचे और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 3 मृत लोग बेड पर दिख रहे हैं और वहीं एक मृत व्यक्ति बाथरूम में दिख रहा है। तो ये साफ तौर पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और इस मामले में मृतकों के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिए, जबकि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध थे। लोगों से ऊपर मतलब 5, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बता रहे हैं और सब लोगों का यही कहना है कि जो भी लाभ हुआ है सबकी लापरवाही से हुआ है। कोई भी डॉक्टर केवल ऑक्सीजन किसी तरह से, अगर किसी का लग पा रहा है किसी नहीं लग पा रहा है, उसके अलावा ना तो कोई सुई ना तो कोई दवा। और जो भी परिजन अपने लोगों को एक कोई दे रहे हैं कि ले जाइए खा लीजिए, कुछ सामान प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पर रख रहे हैं,
वो भी वहाँ देखिए बाहर रखा हुआ है, न कोई वहाँ पहुँच रहा है, ले जाके अंदर फेंक दे रहे हैं, मरीज के पास कोई जा ही नहीं रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग ये कहें किसी के मुंह में ऑक्सीजन ही नहीं था। जितने लोग थे हम लोगों से कहा गया आप लोग जाइए घर, कहा गया कि आप लोग जाइए घर। हम लोग यहाँ जो बगल में लड़का था वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन हट गया था, कोई देखने वाला नहीं था, वो जो मरीज छटपटा रहा था मर गया। हमारे ससुर जी थे, ये हिम्मत बनिया घर है, उनको हम कल एडमिट करवाए थे। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। कल हम यहाँ पे करवाए, पानी हमसे मांगे 3 बजे, हम 3 बजे रख के गए, वो पानी पहुँचा। जब शाम को हम रात को 7 बजे खाना लेके आए तब तक पानी वहीं रखा हुआ था। उसके बाद फिर हम 10 फ़ोन किए, मधुबनिया चले गए। 10:30 बजे रात को उनको खाना और जो 3 बजे पानी रखा हुआ था वो जाकर मिला। सुबह हम फोन किए, ऑक्सीजन रात में बंद कर दिए थे, इसलिए 7 लोग की मृत्यु हो गई। और अभी बता रहे हैं कि आपके पापा भी आधा घंटा पहले हुए। सब लापरवाही की वजह से हुआ। उनको 12 बजे एडमिट किया गया था, रात को 11 बजे इंजेक्शन लगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। मॉर्निंग में खबर मिली थी जिसमें 4 पेशेंट्स की डेथ L2 फैसिलिटी में आज हुई है, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बट परिजनों ने अपनी शिकायतें और वो कही गई हैं, वो मेरे द्वारा सुनी गई हैं। यहाँ पे जो बॉडीज़ हैं उनको भी सही तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। मैं, कप्तान साहब, CMO साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी सुबह से यहाँ पे हैं और इंश्योर कर रहे हैं। और कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर किसी ऑफिसर या किसी के द्वारा लैप्स किया गया है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। उधर शराब के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मिली लॉकडाउन की घोषणा के बाद पंजाब में बंद चल रहे शराब के ठेके 5 मई से खुल जाएंगे। तो यहां पंजाब सरकार की ओर से मंगलवार दोपहर बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन की देर में आने के कारण मंगलवार को ठेके नहीं खुल सकेंगे, लेकिन बुधवार से इन्हें पहले की तरह खोला जा सकेगा। यहाँ पंजाब सरकार ने 2 मई को राज्य में अगले 13 दिनों तक यानी 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए थे और इनमें केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें, दवा, दूध, सब्जी, मीट दुकान ही खोलने के बड़े आदेश दिए गए थे। तो यहाँ शराब के ठेकों समेत अन्य गैर जरूरी दुकानें खोलने की मनाही कर दी गई थी और इसी के अलावा शादी समारोह, अंतिम संस्कार और क्रिया और केवल 10 लोगों की उपस्थिति समेत कई पाबंदियां लागू कर दी गई थी। और इसके बाद से ठेकेदारों की ओर से शराब के ठेके खोलने की लगातार मांग उठाई जा रही थी। उधर पंजाब में गेहूं की खरीद के 25वें दिन आज 2,84,561 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है और जिसमें से 2,84,492 मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों तरफ से खरीदे गए और 69 मीट्रिक टन कारीगरों द्वारा खरीदे गए। और पंजाब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से 2,84,492 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है और जिसमें से 71,443 मीट्रिक टन पुंगराइन और 72,116 मीट्रिक टन मार्कफीड और 62,453 मीट्रिक टन पनसप की तरफ से गेहूं खरीदा गया है, जबकि पंजाब राज्य भंडारण निगम से 39,455 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव में हमने आज लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला किया है और यहां लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का बड़ा आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यहाँ ये कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं और इसी के साथ इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है और ऐसे में इसके साथ ही अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। और उधर बात की जाए कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने की, तो उधर बिहार सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ रहा था और ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि वह लॉकडाउन लगाएगी या फिर हम कोई बड़ा फैसला लें।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के गांव बगीद में एक ही गांव के 39 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे ही खबर लोगों के बीच आई तो यहां सुगबुगाहट शुरू हो गई। उस खबर के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि जो भी इस गांव के लोगों के संपर्क में आए हैं वो जल्द से जल्द अपने कोरोना जांच करवाएं ताकि बाकी लोगों तक ये महामारी ना पहुंच पाए। साथ ही जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि अभी देखना बाकी ये है कि बाकी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग करवाने की बात कह रहा है। हरियाणा के अंबाला में दूसरे दिन भी लॉकडाउन बेअसर दिखा, क्योंकि दिन भर शहर की सड़कों पर लोग खुलेआम घूमते नजर आए। हालांकि अंबाला पुलिस ने बीते रोज आज से सख्ती बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन यहां आधा दिन बीत जाने तक शहर की सड़कों पर लोग बेपरवाह घूमते हुए नजर आए। लगातार बढ़ती जा रही लोगों की लापरवाही के बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया और ऐसे में अंबाला में कुछ सख्ती की, लेकिन लोगों के तर्क के सामने पुलिस अधिकारी भी बेबस नजर आए। जैसा कि आप भी सामने खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। हमारे ऐसी कोई व्हीकल नहीं है जिसको बिना चेक करे जाने दे रहे हैं, लेकिन एक ही बात निकल के आ रही है, हर एक आदमी कहीं कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए या टेस्ट कराने के लिए या मेडिकल के, इसके अलावा उन पे रिपोर्ट भी ले रहे हैं डॉक्टरों की, आ जा भी रहे हैं। इस सिचुएशन में उनको मेडिकल से रोकने के लिए वो संभव नहीं हो पाता और उनको हिदायत दी जा रही है कि जितना भी अवॉइड कर सकते हो करो, हॉस्पिटलों में भी कम से कम जाओ क्योंकि वहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव हो सकता है। उनको हिदायत दी जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल की सब एक पर्ची उठाए घूम रहे हैं या कोई बैंक का एक पैसे लेके लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार की कोई हर एक समस्या लेके आ रहा है। हम उनको अवॉइड भी कर रहे हैं भाई ये ना जाएं, लेकिन इस चीज आगाह भी कर रहे हैं कि इससे भी बचें, जितना भी हो कम से कम जाए। उसको पहली बात तो यही हिदायत है कि वो जहाँ भी हो सके होम डिलीवरी दें। सोशल डिस्टेंस तो आपको पहले हिदायत दी गई है, पहले भी कितना होगा, लेकिन उनको ये कि होम डिलीवरी दें, जितना भी हो होम डिलीवरी दें, ग्राहक ना आए दुकान पे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे।
ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ